हाय एवरीवन, दिस इज आकांक्षा पांडे एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे सीजीएल मेंस के लिए एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। तो फटाफट से आप सारे बच्चे आ जाओ, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। एंड गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एरर डिटेक्शन के सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड मैनर में, तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे एक बेहतरीन कोट के साथ। बिलीव डीप डाउन इन योर हार्ट दैट यू आर डेस्टिनी टू ग्रेट थिंग्स, टू डू ग्रेट थिंग्स। तो आप अपने ऊपर, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो ये चीज जान लो कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं, इस दुनिया में आए हुए हैं। आपको अगर ये कॉन्फिडेंस है कि आप में जो कैपेबिलिटी है वो बड़ी चीजों को करने के लिए है, वो हमेशा नई चीजों को ट्राई करने के लिए है और कुछ बहुत बड़ा करने के लिए इस दुनिया में आप आए हुए हैं, तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते हैं। और आप जब आप ये सोच लेते हैं ना, तो आप उसी दिन सफल बन जाते हैं। तो सबसे जरूरी होता है अपनी कैपेबिलिटीज को जानना, और कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले ये चीज जरूर आपके अंदर होना चाहिए कि आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर आप कर पाओगे तो ये कॉन्फिडेंस अगर आपका लास्ट टाइम तक मेंटेन रहता है तो आप जरूर उस चीज को कर लेते हैं, और ये चीज आपके लिए हमेशा जो है पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के आता है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को गाइज। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अमित नीड्स मैरी अ डाउन टू अर्थ पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ फॉर हिम। इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताते रहे, चले आप बताते रहिए आप लोग। अमित नीड्स मैरी, चलिए जी। तो ये क्वेश्चन है, अमित नीड्स मैरी टू अ डाउन टू अर्थ। देखिए यहां पर ये एक ऐसा फैक्ट डिस्कस किया है, ये जनरल ट्रूथ है, ये जनरल ट्रूथ है, ठीक है। दिस इज अ जनरल ट्रूथ। अमित नीड्स मैरी, अमित सिंगुलर है तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया है, ठीक है। बट यहां आपको टू इंसर्ट करना होगा। नीड्स टू मैरी अ डाउन टू अर्थ पर्सन, ये आ आर्टिकल आपने इस पर्सन के लिए यूज किया है, और ये डाउन टू अर्थ एडजेक्टिव है। हु विल ऑर्गेनाइज, जो उसकी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर दे, ठीक है ना, जो उसकी लाइफ को क्या कर दे, ऑर्गेनाइज कर दे। तो आंसर केवल फर्स्ट पार्ट में है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट, as soon as the clock strike 5 they down tools and off they go। चलिए जी, आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं। एज सून एज, ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ये टाइम एडवर्ब है। एंड इसके साथ कंजंक्शन में कॉमा का यूज हम करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं एज सून एज के बाद हमने जो नाउन यूज किया है क्लॉक, ये एक सिंगुलर नाउन है। अगर ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ क्या वर्ब होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए। तो स्ट्राइक के प्लेस पर क्या हो जाएगा, स्ट्राइक्स हो जाएगा, स्ट्राइक्स, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, सेकेंड पार्ट हो जाएगा, स्ट्राइक्स हो जाएगा यहाँ पर। द डाउन टूल्स एंड ऑफ दे गो। और जब भी आप एज सून एज का यूज करते हैं, एज सून एज या कोई भी टाइम एडवर्ब आप यूज करते हैं, तो टाइम एडवर्ब्स के साथ कभी भी तीन वर्ब्स का यूज नहीं किया जाता है। कौन कौन से, कमेंट में आप सभी बच्चे बताएंगे। टाइम एडवर्ब्स के साथ हम यूज नहीं करते हैं क्या, कौन से वर्ब्स हम यूज नहीं करते हैं। तो टाइम एडवर्ब्स के साथ मैम नहीं यूज किया जाता है क्या, विल का, शैल का एंड वुड का यूज हम नहीं करते हैं। तो एज सून एज भी एक टाइम एडवर्ब है, और इसके साथ हम विल, शैल एंड वुड का यूज नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में क्लॉक सिंगुलर था तो यहाँ स्ट्राइक्स हो जाएगा, और बाकी सभी पार्ट्स में सब ठीक है। तो आंसर सेकेंड पार्ट हो जाता है, थर्ड क्वेश्चन। चलिए जी, आंसर बताइए। A careful driver watches the road and goes slowly or quickly depending upon the condition of the road, the visibility and the traffic। चलिए तो स्टार्ट हो जाइए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते रहिए, ठीक है।
ये क्लास आपकी हो रही है मेंस के लिए, सीजीएल मेंस के लिए 2023, सीजीएल मेंस 2023 के लिए क्लास हो रही है, ठीक है। चलिए ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना। अ केयरफुल ड्राइवर, आर्टिकल जो लगा है ना, ये ड्राइवर, जब भी आर्टिकल्स की मैं बात करूं तो आर्टिकल्स मीन्स क्या होता है, आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, डेफिनिट और डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल में क्या यूज करते हो, द, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आ और एन का हम यूज करते हैं। ये आर्टिकल्स हमेशा किसके लिए आते हैं, तो आर्टिकल्स का यूज हम करते हैं हमेशा नाउन के लिए, ठीक है ना। नाउन एंड प्रोनाउन में एक ही तो डिफरेंस होता है कि आर्टिकल्स हमेशा नाउन के लिए यूज किए जाते हैं और प्रोनाउन के लिए नहीं आते हैं, ये चीज ध्यान रखना। इन्हें हम आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, आर्टिकल्स को एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका यूज नाउन के लिए होता है, इनका यूज नाउन के लिए होता है, तो इन्हें हम एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अ केयरफुल ड्राइवर, तो ये आ जो है ये किसके लिए आया है, ये ड्राइवर के लिए आया है। और ये केयरफुल क्या है भाई, जिस भी वर्ड में आप FUL का यूज कर देते हैं, ठीक है, IVE का यूज कर देते हैं, ABLE का यूज कर देते हैं, वो वर्ड्स आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो केयरफुल क्या है, एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई कर रहा है ड्राइवर नाउन को। ड्राइवर सिंगुलर है तो आपने यहाँ पर वॉचेज का यूज किया है, वॉचेज द रोड एंड गोज एंड, देखो ये एंड हमारा ऐसा कंजंक्शन है जो क्या करता है, जो ऐड करता है सेंटेंसेस को, सेम सेंस में सेंटेंसेस को ऐड करता है। मींस अगर इसके पहले वाला जो क्लॉज है, जो सेंटेंस है, वो पॉजिटिव है या जिस भी टेंस में है, सेम टेंस सेम सेंस आप इसके बाद भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अ केयरफुल ड्राइवर वॉचेज द रोड एंड गोज स्लोली, अब सेम सेंस को और सेम टेंस को रिपीट किया गया है इसके बाद। तो एंड क्या करता है, एडिशन का काम करता है, बिल्कुल सेम सेंटेंस को ऐड करता है नेक्स्ट सेंटेंस से, ठीक है। सो रोड एंड गोज, गोज स्लोली, ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है जो मैनर बता रहा है, और क्विकली डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द रोड, द विजिबिलिटी एंड द ट्रैफिक, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन में गाइस नो एरर होगा, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है ना। तो एंड एक बहुत प्यारा सा कंजंक्शन है, मैं एंड के बारे में बता दूं तो एंड एक बहुत प्यारा कंजंक्शन है। अगर एंड के पहले आपने कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया है, जैसे नाउन मैंने अगर यूज कर लिया तो इसके बाद भी आपको नाउन यूज करना होगा। मैंने इसके पहले अगर एडजेक्टिव यूज कर लिया तो इसके बाद भी आपको एडजेक्टिव यूज करना होगा, ये चीज का ध्यान रखना है। मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने नाउन एंड एडजेक्टिव का एग्जाम्पल दिया, बट जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के पहले आप यूज करते हो, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको नाउन के एंड के बाद भी यूज करना होता है। एंड के पहले जो भी यूज किया, एंड के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आप यूज करोगे। क्लियर? तो आप देख सकते हैं विजिबिलिटी क्या है, नाउन है, तो ट्रैफिक भी नाउन है, एंड के बाद आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। Despite some past experiences with averse publicity, she is usually gracious to reporters. चलिए, डेस्पाइट क्या होता है, डेस्पाइट मीन्स होता है इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट के साथ कभी ऑफ का यूज नहीं होता है, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ का यूज कर सकते हो, मतलब नेसेसरी होता है इसके साथ। सो सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, सम के साथ देखिए, जब आप सम यूज करते हैं तो सम एक एडजेक्टिव है, अ लॉट ऑफ भी क्या है, एक एडजेक्टिव है, एंड लॉट ऑफ को लॉट्स ऑफ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इनके साथ जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। सम, अ लॉट ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। और ये भी इस तरह से भी कह सकते हैं कि नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सम, अ लॉट ऑफ के साथ, ठीक है। सो डेस्पाइट सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, ये प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, सम के साथ में हम यूज करते हैं। विद अवर्स नहीं होगा, एडवर्स हो जाएगा। अवर्स मीन्स होता है बदलना, और यहाँ पर अवर्स की, यहाँ हमें अवर्स के प्लेस पर एडवर्स यूज करना होगा। एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, ठीक है।
So despite some past experiences with adverse publicity, she is usually gracious to reporters. आंसर गाइज आपका हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी. According to a spokesman for the government, the charge of corruption is contemptuous lie inspired by political motives. चलिए फिफ्थ का आंसर क्या होगा. चलिए, so according to a spokesman for the government, the charge of corruption is contemptuous lie inspired by political motives. ठीक है, तो बात अगर हम करें यहाँ पर तो contemptuous की मीनिंग क्या होती है. सो contemptuous की मीनिंग होती है तिरस्कारपूर्ण. ठीक है, contemptuous की मीनिंग क्या होती है, तिरस्कारपूर्ण. ठीक है, अपमानित. बट यहाँ contemptuous के प्लेस पर contemptible होना चाहिए. contemptible होना चाहिए, contemptuous नहीं होगा. ठीक है जी, तो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन. आपको contemptible यूज करना है contemptuous के प्लेस पर. नेक्स्ट, I would have arrived sooner, I would not have missed the fun. चलिए जी, तो सिक्स्थ का आंसर क्या होगा बताइए. I would have arrived sooner, मैं जल्दी आ गया होता. I would not have missed the fun. चलिए, सो गाइज यहाँ जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अब जानते हैं आप ये सेंटेंस जो है ना, ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है. कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने पढ़ा होगा फोर्थ कंडीशन. तो फोर्थ कंडीशन में गाइज जो कंडीशन है उसमें हम पास्ट के किसी सिचुएशन पर, पास्ट के किसी एक्शन को लेकर के रिग्रेट कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता. ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन हम यूज करते हैं, कंडीशन क्लॉज, उसमें इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है. ये कंडीशन क्लॉज होता है. ये कौन सी क्लॉज होती है गाइज, ये कंडीशन क्लॉज होती है. ठीक है, ये कंडीशन क्लॉज होती है. ये कंडीशन क्लॉज होती है. उसकी जो रिजल्ट क्लॉज है, ठीक है ना, इसका जो रिजल्ट क्लॉज है उसमें हम यूज करते हैं वुड प्लस हैव प्लस V3. ये हम यूज करते हैं रिजल्ट क्लॉज में. ठीक है, ये यूज करते हैं हम रिजल्ट क्लॉज में. सो गाइज जो फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट ये देखिए, आई वुड हैव अराइव्ड सूनर, अगर मैं जल्दी आ गया होता, तो यहाँ आपको कंडीशन शो करना है. अगर मैं जल्दी आ गया होता तो मैं जो है इस फन को मिस नहीं करता, है ना. तो कंडीशन जो आपको शो करना है वो फर्स्ट पार्ट में करना है. ठीक है, और जब आप यहाँ पर इफ का यूज कर देंगे फर्स्ट पार्ट में, इफ आई वुड हैव अराइव्ड नहीं होगा, क्योंकि इफ के साथ, इफ एक कंडीशन शो करने वाला वर्ड है, तो जहां भी आप कंडीशन शो करते हैं ना उसके साथ विल, शैल एंड वुड का यूज नहीं करते हैं. तो विल एंड शैल एंड वुड का यूज नहीं होता अगर किसी सेंटेंस में कंडीशन लगाया जा रहा है. सो गाइज यहाँ से वुड हैव भी रिमूव हो जाएगा. आपका जो है करेक्ट पार्ट होगा इफ I had arrived sooner. क्या हो जाएगा, if I had arrived sooner. कंप्लीट पार्ट ये होना चाहिए. तो आपका जो एरर होगा वो फर्स्ट पार्ट में होगा. ठीक है, सेंटेंस करेक्ट क्या होगा, if I had arrived sooner. नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर. चलिए आंसर बताइए. Unless two or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application for membership. सेवेंथ का आंसर क्या होगा. चलिए, सो अनलेस का क्या मीनिंग होता है, जब तक नहीं, ये नेगेटिव होता है, इसके साथ नॉट का यूज नहीं होता है. सो अनलेस टू और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब we shall have to accept his application for membership. So guys, जब भी वर्ब की ing के पहले, है ना, वर्ब की ing यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले अगर आपको कोई भी प्रोनाउन यूज करना है, करेक्ट, प्रोनाउन का कोई फॉर्म यूज करना है, तो वो हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव होता है. प्रोनाउन का पोजेसिव एडजेक्टिव होता है.
ठीक है, मीन्स आप जो है अगर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले अगर आपने प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज किया तो रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं हम वर्ब की आईएनजी से पहले, है ना। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है प्रोनाउन का, तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि आप यूज करते हो माई, आप यूज करते हो आवर, है ना, आप यूज करते हो योर, आप यूज करते हो हिज, हर, देयर, इट्स, है ना। तो ये सब क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, है ना। तो आप इनको यूज करेंगे वर्ब की आईएनजी से पहले। इस प्लेस पर आप कभी भी हिम और ही का यूज नहीं कर सकते, मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले नहीं करते हैं, हमेशा पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म से पहले, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना, ये जब भी नाउन की तरह यूज किया जाता है, वर्बल नाउन की तरह यूज किया जाता है, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए हमें एडजेक्टिव की नीड होती है। और इनको तो हम एडजेक्टिव बोलते हैं, ये प्रोनाउंस तो है नहीं, ये एडजेक्टिव है जो प्रोनाउन के फॉर्म में है ना। तो इसलिए आप इनका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। तो आंसर क्या होना चाहिए, हिम के प्लेस पर हिज हो जाएगा, है ना। Unless two or more members object to his joining the club, we shall have to accept his application for membership. बात समझ में आ रही है ना भाई, ये एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव्स हैं और ये प्रोनाउन है, तो ये प्रोनाउन है और ये नाउन है। आप समझ सकते हैं, ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो दोनों एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसलिए आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट, the prospective buyer of the house left the premises because he was asked to pay a considerable higher price than he could afford. The prospective buyer of the house left the premises because he was asked to pay a considerable higher price. Guys, अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस है नाउन। इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए हमें चाहिए एडवर्ब। इधर से नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ ये प्राइस क्या है, नाउन है। अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो प्राइस नाउन है, नाउन है, तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। तो अब चलते हैं इस पार्ट पे। ये प्राइस नाउन है, इसे क्वालिफाई किया जा रहा है कंपैरेटिव एडजेक्टिव हायर से। हायर तो एडजेक्टिव है, हायर एडजेक्टिव है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए। इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई तो एडवर्ब करता है, राइट। तो एडवर्ब चाहिए, लेकिन हमने क्या यूज किया, हमने कंसिडरेबल यूज किया है। तो कंसिडरेबल के प्लेस पर गाइस क्या हो जाएगा, अब दिमाग लगाओ फटाफट से, कंसिडरेबल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, कंसिडरेबली हो जाएगा, ठीक है। कंसिडरेबली, कंसिडरेबली हो जाएगा, ठीक है। कंसिडरेबल आपका एडजेक्टिव है, कंसिडरेबली क्या है, एडवर्ब है। ओके, नाइन्थ, you are being quite cynical when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments. नाइन्थ का आंसर क्या होगा बताइए। चलो जी। सो सिनिकल एक ऐसा इंसान होता है ना जो लोगों को गलत साबित करता है, हर वक्त लोगों को क्रिटिसाइज करता है। सो यू आर बीइंग क्वाइट सिनिकल व्हेन यू से दैट द रीजन व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्न आउट बिकॉज, जब भी द रीजन का यूज होता है, आप सभी को पता होगा ये अच्छे से, द रीजन के साथ में बिकॉज एज अ कंजंक्शन आप कभी भी यूज नहीं करते हो। रीजन के साथ बिकॉज एज अ कंजंक्शन यूज कभी नहीं किया जाता है, इस प्लेस पर हम यूज करते हैं दैट का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज के प्लेस पर दैट हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। You can't hardly believe that the situation is so serious as to justify such precautions as you have taken. आंसर क्या होगा बताइए, 10th का। चलो, सो यू एज यू नो, हार्डली की बात अगर मैं करूं तो हार्डली
एक एडवर्ब है, हार्डली, बेयरली, ओके, स्कार्सली, एंड सेल्डम, ठीक है, नेवर, ये सभी के सभी एडवर्ब्स हैं। कैसे एडवर्ब्स हैं? नेगेटिव एडवर्ब्स हैं, ये ऑलरेडी नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। तो अगर ये एडवर्ब्स नेगेटिव है ऑलरेडी, तो हम कोई भी नेगेटिव वर्ड ऐड नहीं कर सकते हैं। सो यहां से हमें कांट को रिमूव करना होगा। वी हार्डली बिलीव आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हार्डली का मतलब क्या होता है? मुश्किल से, मुश्किल से। तो ये वर्ड ही नेगेटिव है, तो यहाँ इसके साथ कोई नॉट का यूज नहीं करोगे। वी हार्डली बिलीव, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, although I'm playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century. So क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए। और वीडियो को गाइज मैक्सिमम शेयर भी करते रहिए, शेयर एंड लाइक बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि यहाँ से मोटिवेशन हमें बहुत मिलता है, ठीक है। तो शेयर एंड लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। कैसा लगेगा ये वीडियो, या मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मुझे भी इससे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो कैसा लगा ये सेशन, और अगर आपको ये चीज़ पसंद आया, आज का सेशन पसंद आया, तो आप ज़रूर कॉमेंट में बताना। फिर मैं आपके लिए स्पेशल एक टॉपिक वाइज मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ देती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। ऑल दो यानी कि हालांकि आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, मतलब लगभग आप 3 सालों से जो है, मतलब 3 सालों से ज्यादा हो गया आपको क्रिकेट खेलते हुए, है ना। तो जब भी आप फॉर या सिंस के साथ टाइम ऐड करते हो, तो सेंटेंस कभी भी गलती से कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होता है ना। फॉर एंड सिंस के साथ अगर आपने सेंटेंस में टाइम का यूज कर दिया, तो सेंटेंस को हमेशा आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हो, ठीक है। फॉर एंड सिंस के साथ अगर टाइम मेंशन किया है, तो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, कंटिन्यूअस में नहीं होता है। तो यहां से एम प्लेइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग, हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, उसमें समय लगता है, तो कार्य का कुछ हिस्सा कंप्लीटेड होता है और कुछ चल रहा होता है ना। कंडीशन अगर चलने वाला है तो फिर ठीक है ना। तो इसलिए हम इसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। ऐसे वाले टेंसेस जिसमें एक्शन करते वक्त टाइम लग रहा है, उन्हें हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करते हैं। तो ये आप देख रहे हो, ये इतना पार्ट हमारा परफेक्ट हो जाता है और ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो जब भी किसी एक्शन को कर रहे होते हैं, उसमें समय लगता है, तो कार्य का कुछ हिस्सा कंप्लीटेड होता है, जिसे हम परफेक्ट कहते हैं। और अगर वो चल रहा है, तो उसके साथ कॉन्टिन्यूअस टेंस आप ऐड कर देते हो, ठीक है। सो ऑल्दो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर अ सेंचुरी। नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। If I have to make a choice between Aryan, Amit and Abhishek, I think I'll select Aryan because of his commanding personality. Okay, next, चलिए जी। Okay, next. So if I have to make a choice between Aryan, Amit and Abhishek, I think I will select Aryan because of his commanding personality. कमांडिंग पर्सनालिटी मतलब क्या होता है? मतलब उसकी जो अच्छी वाली पर्सनालिटी है, कमांडिंग पर्सनालिटी है, लोगों को कंट्रोल करने वाला, डोमिनेट करने वाला, उसकी वजह से। आंसर बताएंगे 12 का क्या हो जाएगा। देखो आपको पता है ना कि बिटवीन 2 के लिए होता है, और इससे ज्यादा हो गए तो आप अमंग का यूज करोगे, तो यहाँ अमंग हो जाएगा, ठीक है। आंसर फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट, okay guys, so next question है, man's happiness or misery are in a great measure in his own hands। 13th का आंसर क्या होगा बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए जब भी आप और एंड नॉर के साथ 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, नाउन 1 एंड नाउन 2, राइट। तो और एंड नॉर के साथ जब भी आप 2 सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करते हैं, तो जो वर्ब आती है वो हमेशा जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और एंड नॉर का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, तो नियरेस्ट की बात करूं तो दूसरा वाला नाउन होगा, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। नाउ यू कैन सी इन द सेंटेंस, मिजरी जो है ना, ये हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, इज हो जाएगा आर के प्लेस पर,
नेक्स्ट आ जाओ. I feel bad about the present conflict because I do not know how to resolve it without hurting either you or him. चलिए जी 14th का आंसर क्या होगा? चलिए तो I feel bad about the person, present conflict. कॉन्फ्लिक्ट की मीनिंग क्या होती है? संघर्ष. ये नाउन है और ये प्रेजेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है. और ये दा जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए आया है, नाउन के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर बात हो चुकी है कि कॉन्फ्लिक्ट कौन सी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, किस संघर्ष के बारे में बात हो रही है. प्रेजेंट एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंस नाउन होता है. ओके, सो आई फील बैड अबाउट द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आई डू नॉट नो. सेंटेंस सब प्रेजेंट में, तो यहाँ डू नॉट का यूज किया गया, ये करेक्ट है. सो आई डू नॉट नो हाउ टू रिजॉल्व इट विदाउट हर्टिंग ईदर यू और हिम. ठीक है, तो यहाँ पर ईदर के साथ हमने दो ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया है, ईदर यू और हिम. तो सेंटेंस में इस पार्ट में नो एरर है. नेक्स्ट, cows are among us the gentlest of breathing creatures. None shows more passionate tenderness to their young. 15th का आंसर क्या होगा? बताइए जी. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. काउज प्लूरल है, अमंग अस द जेंटलेस्ट ऑफ ब्रीदिंग क्रिएचर्स. नन हमारा जो है ना ये प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है. इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं. जैसे आप जानते हो ना, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, नो वन, एनीवन, ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं क्योंकि इसमें नंबर, पीपल एंड थिंग्स क्लियर नहीं होता है. और नन भी हमारा ऐसा ही प्रोनाउन है. तो इसके साथ वर्ब हमेशा, जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है. मोर पैशनेट टेंडरनेस टू देयर यंग वंस. सो गाइज आपको यहाँ पर यंग वंस बोलना है क्योंकि यंग जो है ना ये एडजेक्टिव है. ये यंग क्या है? ये एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है, राइट? एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है. एडजेक्टिव के बाद आपको नाउन यूज करना होता है. नाउन यूज करो या प्रोनाउन यूज करो, तो आपको प्रोनाउन यूज करना है क्योंकि यहाँ हम बात नाउन की कर चुके हैं. नाउन हमारा क्या है? काउज. काउज के जो है काउज की बात चल रही है. तो यंग के साथ नाउन ना ऐड करके हम प्रोनाउन ऐड करेंगे और यहाँ पर प्रोनाउन हमारा वंस हो जाएगा. वंस, यंग वंस हो जाएगा. तो सी ऑप्शन में एरर है गाइस. नेक्स्ट, he is not the kind of a person who accepts such treatment passively. He is certain to seek revenge. 16th का आंसर क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताइए क्या होगा. चलिए जी. सो ही इज नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन, है ना? इज नॉट द काइंड, है ना? द काइंड, द टाइप, द शॉर्ट, द सॉर्ट, है ना? इनका मतलब क्या होता है? प्रकार होता है. इनकी मीनिंग क्या होती है? प्रकार होती है. तो आप वैसे काइंड का काइंड्स बोल सकते हो, काइंड का आप काइंड्स बोल सकते हो, टाइप का आप टाइप्स बोल सकते हो. पर ध्यान रहे कभी भी सॉर्ट का सॉर्ट्स नहीं होता है. सॉर्ट का सॉर्ट्स नहीं होता. ये चीज का ध्यान रखना है आपको. काइंड का काइंड्स हो जाएगा, टाइप का टाइप्स हो जाएगा, सॉर्ट का सॉर्ट्स नहीं होता है. अब आगे बढ़ जाते हैं. सो ही इज नॉट द काइंड ऑफ, ठीक है, ये हो गया. A person who accepts, ये who relative pronoun है जो person के लिए आया. person singular है, तो अब ये relative pronoun इस person के लिए आया है, तो इसके लिए जो verb आएगी वो भी तो singular ही होगी ना. तो यहाँ accepts, अगर accept होता तो wrong होता, क्योंकि accept जो है ये person के लिए आ रहा है, तो person singular है, accepts को भी singular होना है. such treatment passively, passively का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय रूप से. he is certain to seek revenge, यानी कि वो बदला लेगा. तो आंसर यहाँ नो एरर हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस. 17th का आंसर क्या होगा? बताइए जी. चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन भी है मेंस के लिए, मैं ऐसा समझती हूँ. तो आंसर बताइए फटाफट से, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा. चलिए जी.
चलिए, तो देखा जाए तो एंड जो है ना ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और मैंने जैसे बताया था कि अगर इसके पहले आप नाउन का यूज कर रहे हैं तो इसके बाद भी नाउन ही यूज करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एंड के पहले एक राइज, एक नाउन का यूज किया गया है और इस राइज के पहले आपने आर्टिकल दा का यूज किया है, आप देख सकते हैं। एंड एक कंजंक्शन है और इसके पहले आपने नाउन यूज किया है, नाउन के पहले आपने आर्टिकल यूज किया है, तो इसके बाद भी आपको नाउन यूज करना है और नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होना है, क्योंकि जो एंड के साथ जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज किया जाता है ना वो हमेशा इक्वल फॉर्म में होता है। मतलब इसके पहले एडवर्ब तो इसके बाद भी एडवर्ब, है ना। अगर इसके पहले नाउन के पहले आपने दा का यूज किया तो इसके बाद वाले नाउन के बाद भी आप दा का, नाउन के पहले आप दा का यूज करोगे। मतलब इनको इक्वल वे में यूज करना है, ऐसे आगे पीछे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एक एडवर्ब यूज किया बाद में एडजेक्टिव यूज कर दिया, नहीं। अगर पहले वाले नाउन के पहले आपने आर्टिकल यूज किया तो दूसरे वाले नाउन के साथ भी सेम ही आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, आंसर फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। द राइज एंड द फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest. चलिए, आंसर बताइए 18th का क्या होगा। चलिए, सो आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ विनिंग। विनिंग क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को आईएनजी फॉर्म वर्ब बोलते हैं हम, ठीक है। इसके पहले कभी भी एडजेक्टिव, मतलब इसके पहले आप कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते, हमेशा एडजेक्टिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जिन्हें आप पोजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस नहीं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन किया आपको, तो सेम वही हो जाएगा, यहाँ माई यूज करोगे, ठीक है। माई क्या है, एडजेक्टिव है, और मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नेक्स्ट आ जाओ। Many a man has succumbed to his temptation. 19th का आंसर क्या होगा। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि many के साथ में प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल वर्ब होती है, तो सेम चीज है ना। मेनी के साथ, मेनी आ के साथ भी सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर वर्ब होगी, क्योंकि जब भी आर्टिकल लग जाता है ना, आ और एन आर्टिकल जब भी किसी नाउन के पहले यूज करते हो, नाउन सिंगुलर होता है। आ और एन आर्टिकल जब भी किसी नाउन के पहले यूज होता है ना, नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है हमेशा, ठीक है ना। तो मेनी के साथ अगर आपने केवल मैनी यूज किया तो प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल वर्ब होगा, और मेनी के साथ आपने सिंगुलर इंडेफिनिट आर्टिकल ऐड किया है तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा और वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। सो मेनी अ मैन नाउन सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब भी है। सकम्ड टू हिज टेम्पटेशन, हर कोई मतलब अपने टेम्पटेशन में क्या हो चुका है, पूरे तरीके से डूब चुका है ना। चलिए, द स्ट्रीट लाइट्स कम इन एट डस्क एंड गो ऑफ एट डॉन। 20th का आंसर क्या होगा, बताइए जी। चलिए, तो द स्ट्रीट लाइट्स कम ऑन होगा, कम इन नहीं होगा, ठीक है। कम ऑन एट डस्क एंड गो ऑफ एट डॉन। चलिए, नेक्स्ट। Two of the mountain climbers were suffering with frostbite. 21 का आंसर क्या होगा, बताइए। चलिए जी, so two of the mountain climbers, ठीक है, two of the mountain climbers, two की बात हो रही है, तो क्लाइंबर है, तो आप उनको प्लूरल फॉर्म में क्लाइंबर्स को क्लाइंबर्स बोला जाएगा कि दो की बात चल रही है। ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सफरिंग का यूज किया गया है। और आपने जब लेटर लिखा होगा ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो आपको याद होगा कि सफरिंग के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन हम फ्रॉम का यूज करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। नेक्स्ट। Although there was still a faint heartbeat, the patient was for all intents and purposes dead. Although there was still a faint heart, हालांकि वहां पर एक मतलब
फेंट हार्ट है, हार्ट बीट है. द पेशेंट वॉज टू ऑल इंटेंट्स होगा, टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस डेड, मतलब पूरे तरीके से डेड है. फिर भी उसका दिल धड़क रहा है लेकिन वो पूरे तरीके से डेड है. तो टू ऑल इंटेंट्स होगा, फॉर ऑल इंटेंट्स नहीं होगा. ठीक है, टू ऑल इंटेंट्स. नेक्स्ट, व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेड अप अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज रिमेन्ड. चलिए 23 का आंसर क्या होगा? ओके, व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेड अप नहीं होगा, लेड डाउन होगा, इसका मतलब लागू किया गया. सो लेड डाउन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन है. लेड डाउन अ लॉट ऑफ ग्रे एरियाज रिमेंडेड, है ना. अनुराग इज eclipsed by his wife who is much clever and more amusing than he is. 24th का आंसर क्या होगा बताइए? Anurag is eclipsed by his wife who is much clever नहीं होगा, who is more clever and more amusing than he is. ठीक है, who is more clever and more amusing than he is. अच्छा, इधर आप cleverer नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करते हैं तो फिर हम ER का यूज नहीं करते वहां, फिर more का या most का यूज करते हैं. most यूज करेंगे जब बात सुपरलेटिव हो रही होती है, एंड more यूज करते हैं जब भी हम कंपेयर करते हैं. तो अगर एक इंसान की दो क्वालिटीज को आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपेरेटिव डिग्री ही यूज करोगे ना, और केवल एक क्वालिटी, सारी क्वालिटीज में किसी एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हो, की तुलना कर रहे हो, फिर तो वहां सुपरलेटिव हो जाएगा. सो अनुराग इज इक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज मोर क्लेवर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. मोस्ट नहीं लिखना है और क्लेवर भी नहीं करना है, क्योंकि एक इंसान की अगर दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो तो फिर मोर या मोस्ट का यूज करते हो. द कंपनी टुक अ गैम्बल बाय कटिंग द प्राइस ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स एंड इट पेड अप. चलिए जी, आंसर बताइए क्या होगा? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये मुझे आप बताने वाले हैं कमेंट सेक्शन में. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड देखते हैं कि इसका आंसर आप सभी बता पाते हैं कि नहीं, और कैसा लगा ये सेशन आपको, ये जरूर आप फीडबैक दीजिएगा कमेंट सेक्शन में. और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर गाइस.